नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के तीसरे प्रश्न पत्र शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे के कुछ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, आप सभी के लिए लेके आई हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर आपका कैसा गया कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए शुरू करते हैं। पहली इकाई है समावेशी शिक्षा। भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में समावेशन को स्पष्ट कीजिए या समावेशी शिक्षा की अवधारणा बताइए। प्रश्न इंपॉर्टेंट ही मैंने लिए हैं इस बार। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। यह एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो यह तय करती है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और उनमें योग्यता, शारीरिक क्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिस्थितिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा न कर सके। समावेशी शिक्षा के विकास हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। निम्न जाति के बच्चों को शिक्षा की हद में लेना होगा। कार्यशील बच्चे, सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे, प्रवासी श्रमिकों के बच्चे, HIV संक्रमित तथा ऐसे ही सभी प्रकार के शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम बच्चे। विद्यालयी शिक्षा में समावेशी शिक्षा का अत्यधिक विकास करने के लिए विद्यालय में सुरक्षा, आवास, शौचालय तथा पीने के पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही बच्चों की व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी रचनात्मक क्षमताओं का विकास करना चाहिए। शिक्षकों को छात्रों के माता पिता से निरंतर संपर्क बनाए रखना चाहिए ताकि वे उनको बच्चों की उन्नति तथा अवनति के बारे में बता सकें। जहाँ तक संभव हो सके प्राथमिक शिक्षा सर्वत्र सुलभ कराना होगा। जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करना होगा। भाषागत समस्याओं को ध्यान में रखकर तदजनित समस्याओं को त्वरित रूप से दूर करने का प्रयास करना होगा। अतः हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की तरफ अग्रसर होना होगा जो प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो सके। अगला प्रश्न है, समावेशी बालकों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। समावेशी बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक रूप से पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। समावेशी बालकों के गुण तथा स्वरूप सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। समावेशी बालकों का विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। समावेशी बालकों की समझने की शक्ति अन्य बालकों से भिन्न होती है। एक समावेशी बालक की अधिकतम सामर्थ्य के विकास के लिए उसे विद्यालय की कार्यप्रणाली तथा उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। समावेशी शिक्षा को एक उपागम के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसके माध्यम से छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकताओं को जाकर उन्हें पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा का संबंध अधिगम स्तर को उच्च बनाने की प्रक्रिया से है। समावेशित शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत उन बालकों की शिक्षा को भी स्थान दिया जाता है जिन्हें समाज द्वारा बहिष्कृत किया जाता है तथा शिक्षा के अयोग्य समझा जाता है। इस प्रकार के बालक शिक्षा एवं समाज की मुख्य धारा से बहिष्कृत होते हैं। समावेशित शिक्षा द्वारा इनको शैक्षिक विकास की धारा में संबद्ध किया जाता है। समावेशित शिक्षा व्यवस्था में समुदाय, प्रशासन, अभिभावक, शिक्षक एवं नीति निर्माणकर्ताओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाता है जिससे छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सके। अगला प्रश्न है, बहिष्कार की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। बहिष्कार लगाव या आकर्षण के नकारात्मक या विरोधी भाव का सूचक है। जिस प्रकार आकर्षण व्यक्ति या समुदाय के प्रति हमारी रुचि को उत्पन्न करता है उसी प्रकार बहिष्करण किसी व्यक्ति या समुदाय के प्रति अरुचि को प्रदर्शित या उत्पन्न करता है। बहिष्कार के अंतर्गत अपनी अरुचि की वस्तु या व्यक्ति से संबंध समाप्त कर दिया जाता है। फलस्वरूप इस स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है जिससे अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार बहिष्कार के बारे में कहा जाता है कि हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या समुदाय से लगाव नहीं है और हमें इसके लिए विरोध करना है। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तब महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीय जनता ने विदेशी वस्तुओं तथा विदेशी सुविधाओं का बहिष्कार किया था। यह सामयिक समय की मांग थी, लेकिन अपनी ही वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति बहिष्कार की भावना समाज एवं देश में विसंगति पैदा करती है। ऐसे तत्वों का बहिष्कार किया जाना चाहिए जिनके कारण देश की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था कमजोर होती है और जो तत्व देश की उन्नति में बाधा पैदा करते हैं। चूँकि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी के लिए है और इस पर सभी का समान रूप से अधिकार है तथा शैक्षिक व्यवस्था में बहिष्कार शब्द को शिक्षा का दोष माना गया है। शिक्षा में बहिष्कार शब्द की उपेक्षा की गई है, इसीलिए बहिष्कार जैसे शब्द का समाधान कर ऐसे बालकों के लिए शिक्षा में समावेशन की आवश्यकता अनुभव की गई है जो बहिष्कार से प्रभावित अथवा पीड़ित है। इस प्रकार समावेशन के माध्यम से सभी प्रकार के बालकों को शिक्षा का लाभ मिल सकेगा। अगला प्रश्न है, समावेशी बालकों की आवश्यकता एवं महत्व लिखिए। समावेशी बालकों को
समावेशी शिक्षा एवं उससे संबंधित सेवाओं की आवश्यकता होती है। इसके लिए बालकों का मूल्यांकन तथा वर्गीकरण करना पड़ता है। इस समस्या में यह अधिकांश रूप से देखा जाता है कि निर्धारण प्रक्रिया क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से अस्थायी रूप से अधिगम समस्याओं से ग्रस्त बालक को मंदबुद्धि या अधिगम असमर्थी बालक की श्रेणी में रख दिया जाता है। इसमें यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि अस्थायी रूप से बाधित बालकों को मानसिक मंदित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित आदि की श्रेणी में रखना उचित नहीं है। अतः समावेशी बालकों की समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। छात्रों का अधिगम स्तर उच्च बनाने के लिए तथा सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु समावेशी शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की जाती है, क्योंकि इससे अधिगमकर्ता के अनुसार ही शिक्षण प्रक्रिया संपन्न की जाती है। शिक्षा में सामुदायिक सहयोग को प्राप्त करने हेतु समावेशित शिक्षा व्यवस्था एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि इसमें उन सभी प्रक्रियाओं को संपन्न किया जाता है जिससे अधिक से अधिक सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सके तथा ऐसे समाज के सभी व्यक्ति शिक्षा व्यवस्था में सहयोग प्रदान कर सकें। इसीलिए सामुदायिक सहयोग के लिए समावेशित शिक्षा व्यवस्था जरूरी है। समावेशित शिक्षा व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जाता है। इससे समावेशित शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं एवं शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करने वालों के बीच समन्वयन पाया जाता है। शिक्षकों को बहुआयामी शिक्षण कला में निपुण बनाने के लिए भी समावेशित शिक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार की असक्षमताओं से युक्त बालकों को शिक्षा प्रदान करनी पड़ती है। इससे अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षक की शिक्षण कला में बहुआयामी सुधार संभव होता है। समावेशित शिक्षा के माध्यम से बालकों में सामाजिक गुण एवं सामाजिक समरसता का विकास संभव होता है, क्योंकि इसमें सामान्य बालकों द्वारा, अभिभावकों द्वारा, समुदाय द्वारा तथा शिक्षकों द्वारा असक्षम बालकों की सहायता की जाती है, जिससे सामाजिक एकता की स्थिति उत्पन्न होती है। इतना काफी रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न में लिखने के लिए। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। समावेशी शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के उद्देश्य लगभग समान होते हैं, जैसे एक देश का विकास, बालकों को उपयुक्त शिक्षा द्वारा मानवीय संसाधनों का विकास, नागरिकता का विकास, समाज का पुनर्गठन तथा व्यावसायिक कुशलता आदि प्रदान किया जाना। इन उद्देश्यों के अतिरिक्त समावेशी शिक्षा के अन्य उद्देश्यों का वर्णन निम्नलिखित है। शैक्षिक वातावरण प्रदान करना। समावेशित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य असक्षमता से युक्त बालकों के लिए शैक्षिक वातावरण प्रदान करना है, जिससे कि प्रत्येक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें तथा अधिगम स्तर को उच्च बना सकें। प्रतिभाओं का विकास। समावेशित शिक्षा का उद्देश्य बालकों में निहित विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं का विकास करना है, क्योंकि अनेक असक्षम बालकों में विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं का समावेश पाया जाता है। इन प्रतिभाओं के विकास हेतु समावेशित शिक्षा में उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। बाधाओं को दूर करना। समावेशित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करना है। ये बाधाएं पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षण एवं समुदाय आदि से संभावित होती हैं। शिक्षण विधि एवं समुदाय आदि से संबंधित हो सकती हैं। समावेशित शिक्षा में इन समस्याओं का समाधान अनिवार्य रूप से किया जाता है। पाठ्यक्रम में सुधार करना। समावेशित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रम में सुधार करना, क्योंकि इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि पाठ्यक्रम के द्वारा सामान्य एवं असक्षमता से ग्रस्त बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। समावेशित शिक्षा व्यवस्था में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के प्रयास किए जाते हैं। इसके लिए सरकारी तंत्र, सामुदायिक तंत्र एवं गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जाता है, जिससे कि एक से अधिक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है कि असक्षमता से युक्त बालकों का व्यवहार किस प्रकार का होता है। इस प्रकार समावेशित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सम्मिलित शिक्षा के अनुरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है। सकारात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाना। मूल्यांकन प्रक्रिया में भी विशेष रूप से यह ध्यान दिया जाता है कि असक्षम छात्रों की भावनाओं को मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से किसी प्रकार की ठेस न पहुंचे, क्योंकि एक बार असक्षमता से युक्त बालक का मन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से हट जाता है तो पुनः केंद्रित करने पर उसे कठिनाई होती है। अतः मूल्यांकन प्रक्रिया मित्रतापूर्ण एवं सकारात्मक होनी चाहिए। रुचिपूर्ण शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का विकास करना। समावेशित शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य पूर्ण रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास करना है। इसके लिए छात्रों को उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम प्रदान करते हुए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। 0 से 6 आयु वर्ग के बालकों की असक्षमताओं का ध्यान रखना। इसमें 0 से 6 वर्ष के बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को सम्मिलित किया जा सकता है, अर्थात जो बालक 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के हैं
उनमें किसी भी प्रकार की असक्षमता पाई जाती है तो उसको ज्ञात करके उसके अनुसार इस प्रकार के बालकों की शिक्षा व्यवस्था की जाती है। शिक्षा हेतु विशेष उपकरणों की व्यवस्था करना। इस शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। इसमें छात्रों के लिए विशेष उपकरणों की व्यवस्था करके अधिगम स्तर को उच्च बनाने का कार्य किया जाता है। 14 से 21 आयु वर्ग के युवाओं में प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें अनुकूल शिक्षा उपलब्ध कराना। जो 14 से 21 वर्ष की आयु के हैं तथा किन्हीं कारणों से वह शिक्षा की मुख्य धारा से पृथक हो गए हैं परंतु उनमें अनेक प्रतिभाएं विद्यमान हैं, ऐसे छात्रों को उचित शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना भी समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की समस्याएं लिखिए। समावेशी शिक्षा के आदर्श एवं उद्देश्य दोनों ही सामान्य शिक्षा के आदर्शों एवं उद्देश्यों के समान ही हैं। इन दोनों में मात्र अंतर इसके स्वरूप एवं विधियों से है। समावेशी शिक्षा समावेशी बालकों की विशिष्ट योग्यताओं एवं असक्षमताओं के अनुरूप होती हैं। अतः समावेशी बालकों की शिक्षा में शिक्षण प्रदर्शन मार्गदर्शन की विशिष्ट विधियों एवं तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। समावेशी शिक्षा की समस्याएं निम्नलिखित बातों से संबंधित हैं। समावेशी बालकों को समझने की समस्या। किसी बालक को शिक्षा प्रदान करने के लिए सबसे पहले उसके व्यक्तित्व को समझना अत्यंत आवश्यक है। यह समावेशी बालकों के लिए तो अत्यंत आवश्यक है क्योंकि विशिष्ट बालक की विशेषताएं साधारण बालकों की तुलना में अधिक तीव्र एवं विचित्र हैं। इन बालकों के माता पिता व शिक्षकों को ध्यान रखना चाहिए कि बालक को समझाएं कि वे भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सभी के समान आदर, विश्वास, स्नेह एवं सुरक्षा चाहिए। उनकी समस्याओं में सहयोगी व सबल बनकर खड़े रहें। समावेशी बालकों के व्यक्तित्व के विषय में पूर्ण जानकारी एवं समझ शिक्षकों के लिए समावेशी बालकों की शिक्षण एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया को सरल एवं प्रगतिशील रुचिकर बना देगी। एक बात का ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 75 शब्दों में लिखे जाते हैं। 2 से 3 हेडिंग्स काफ़ी रहेंगी और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो 120 शब्दों में लिखी जाती हैं। 5 हेडिंग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उनको 120 शब्दों में लिखा जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 हेडिंग्स में हो जाएगा। और जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं वो 150 शब्द में लिखे जाते हैं यानी 150 शब्दों में, तो 6-7 हेडिंग्स में 150 शब्द आराम से आ जाते हैं। तो अच्छे से आप समझ लीजिए, हेडिंग्स जरूर याद कर लीजिए, पेपर आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। अगली समस्या है औपचारिक शिक्षा की समस्या। समावेशित बालकों को भी सामान्य बालकों के समान औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। उनके लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उन्हें कम से कम पढ़ने लिखने और साधारण गणित का ज्ञान हो जाए। आधुनिक शैक्षिक तकनीकी ने ऐसी विधियों, तकनीकों एवं उपकरणों का आविष्कार किया है जिनकी सहायता से विकलांग बच्चों को भी औपचारिक शिक्षा दी जाती है, जिनकी सहायता से बालकों की शिक्षा का स्तर उनके शारीरिक एवं मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। औपचारिक शिक्षा हेतु स्कूल में अति समावेशी वातावरण नहीं बल्कि समावेशी प्रशिक्षित शिक्षक की नितांत आवश्यकता है। अगली हेडिंग है इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण की समस्या। समावेशी बालकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यक है किंतु ये समावेशी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। विकलांग बालकों को रोजगार परक काम धंधों में प्रशिक्षण करने की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे इन्हें संगीत, टाइपिंग, राइटिंग, कताई बुनाई, सिलाई कढ़ाई, धुनाई, पाक विद्या आदि कार्यों में निपुण करना चाहिए। दिव्यांग बालकों के लिए यह सबसे अच्छी बात है कि अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार ऐसा कार्य सीख लें जिसमें वे निर्भर बन सकें और आत्मनिर्भर बनने से उनमें हीनता की भावना कम होगी और उनमें आत्मविश्वास एवं आत्मसुरक्षा की भावना जागृत होगी। इससे उनका जीवन आनंदमय व्यतीत होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों एवं भारतीयों को प्राप्त समान अवसर एवं प्रतिष्ठा के अधिकारों को लिखिए। समानता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं रखेगा। इस प्रकार भारत के समस्त नागरिक विधि के समक्ष समान हैं। भेदभाव का अंत। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में पक्षपात नहीं किया जाएगा। अर्थात नागरिकों के साथ दुकानों, होटलों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 के अनुसार सेना, विद्या संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त कोई राज्य कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं कर सकता, परंतु व्यक्ति द्वारा की गई राष्ट्र की सेवा के उपलक्ष्य में भारत रत्न, पद्म भूषण तथा पद्मश्री आदि उपाधियों की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, समावेशित विद्यालयों में शिक्षकों की आवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। शिक्षकों की आवृत्ति। दिव्यांग बच्चों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। बच्चे को दिव्यांगता की समझ होनी चाहिए।
दिव्यांगता की समस्या का समाधान हेतु दक्ष व्यक्ति से संपर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। संबंधित दिव्यांगता से संसाधन उपलब्ध कराने की क्षमता। अभिभावकों को सतत संपर्क कर उसकी दिव्यांगता से संबंधित चर्चा एवं शैक्षणिक विकास में चर्चा करनी चाहिए। शासन से प्राप्त होने वाली समस्त योजनाओं का लाभ दिलाने की रुचि। दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एवं चिकित्सकीय मूल्यांकन कराने हेतु अभिभावकों को प्रेरित करने की क्षमता। दिव्यांगता के अनुसार सामान्य बच्चों की तुलना में अतिरिक्त समय देने की क्षमता। बच्चे की क्षमता के अनुसार गृह कार्य एवं शैक्षणिक कार्य करने की क्षमता। अगला प्रश्न है, समेकित शिक्षा एवं समावेशित शिक्षा में 6 अंतर बताइए। इस तरह से आप बना लेंगे। बालक जहाँ तक संभव हो सामान्य से निकट लाने का प्रयास। बच्चा जो है जैसा है। विद्यालय चयनित नियमित विद्यालय। समुदाय की वह शाला जहाँ बच्चा वैसे ही जाता है यदि दिव्यांग ना होता। पाठ्यक्रम प्रविधियाँ विषय केंद्रित, यहाँ पर बाल केंद्रित है। शिक्षक स्रोत शिक्षक विशेषज्ञ कक्षा शिक्षक। शिक्षक अपरिवर्तनीय सामान्य बच्चों को शिक्षण देने की योग्यता। शिक्षा प्रक्रिया में सभी बच्चों को जोड़ने की क्षमता। वातावरण अपरिवर्तनीय अतिरिक्त सुविधा। कम प्रतिबंधित सभी बच्चों पर लागू। भागीदारी के अवसर आंशिक, यहाँ सभी बच्चों के लिए समान। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा, तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। सामान्य कक्षाओं में प्रतिभाशाली बालक। सभी बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, किंतु प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से अपनी बहिर्मुखी विशेषताओं एवं आवश्यकताओं के कारण अधिक भिन्न दिखाई देते हैं। एक सामान्य कक्षा का शिक्षण मुख्यतः औसत बुद्धि एवं योग्यता वाले छात्रों को ध्यान में रखते हुए नियमित एवं व्यवस्थित किया जाता है। इन कक्षाओं में शिक्षक का ज्ञान आकर्षित करने वाले बालक या तो शारीरिक रूप से असक्षम होते हैं अथवा शैक्षिक रूप से पिछड़े व मंद बुद्धि, जिनको की शिक्षक अन्य औसत एवं सामान्य छात्रों की उपलब्धि के स्तर तक लाने के प्रयास में अधिक समय व ध्यान देता है। प्रतिभाशाली बालक अपनी कक्षा के स्तर के सभी कार्यों को समय से पहले तथा बिना किसी की सहायता के हल कर लेने के कारण शिक्षक की नज़र में तो रहते हैं, किंतु उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते। अतः यह स्वाभाविक है कि असाधारण योग्यताओं के धनी इन प्रतिभाशाली बालकों को जितना विशिष्ट निर्देशन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है और इस प्रकार वांछनीय अवसरों के अभाव में उनका व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है। इसके अतिरिक्त अपनी विशिष्ट उच्च योग्यताओं के कारण ये बालक शिक्षकों से अधिकाधिक प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं, किंतु यह आवश्यक नहीं कि औसत क्षमताओं वाला शिक्षक प्रतिभाशाली बालक की जिज्ञासा को शांत कर सकने की योग्यता रखता हो। ऐसी दशाओं में प्रतिभाशाली बालक या तो आपसी प्रवृत्ति के अथवा कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषयों के प्रति अरुचि रखने वाले बन जाते हैं। इसके बाद सामान्य कक्षाओं में प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं। अगर सामान्य कक्षाओं में प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं, ऐसा प्रश्न लघुत्तरीय में पूछ ले तब भी आप लिख सकते हैं। औसत छात्रों के लिए की गई शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा पाए जाने वाले प्रतिभाशाली छात्र अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वातावरण न पाकर अनेक समायोजन एवं अनुशासन संबंधी समस्याओं को जन्म देते हैं। इनमें से कुछ समस्याएं व्यक्तिगत रूप से उनकी कुछ वातावरण जन्य होती हैं। यदि हम विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली बालकों की समस्याओं पर ध्यान यदि हम विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली बालकों की समस्याओं पर ही ध्यान दें तो निम्न स्थितियां स्पष्ट परिलक्षित होती हैं। अनुकूल उत्साह वर्धन एवं निर्देश के अभाव में वे स्वयं को परित्यक्त एवं विलग अनुभव कर सकते हैं। असुरक्षा एवं हीनता की भावनाएं भी इनमें विकसित हो सकती हैं। समाज के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सकता है। कक्षा कार्य अत्यधिक सरल लगने पर वे स्वयं को नीरस महसूस कर सकते हैं। इस दशा में दिवास्वप्न अथवा भगोड़ेपन जैसी अव्यवहारिक स्थितियां देखने को मिलती हैं। कक्षा में दिए गए कार्य को सामान्य से कम समय में पूर्ण करने के उपरांत वह बची हुई ऊर्जा तथा समय का उपयोग कक्षा अनुशासन बिगाड़ने में भी कर सकते हैं। इतना काफ़ी रहेगा। इसके बाद है विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा। पूर्वगत विवरण से यह स्पष्ट है कि प्रतिभाशाली बालकों को उनके पूर्ण विकास के अवसर प्रदान करने के लिए
सामान्य शिक्षा से हटकर कुछ ऐसी शिक्षाएं बना देनी चाहिए जो उनकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। चूंकि प्रतिभा संपन्न बालक धनात्मक विशिष्टता है, इसीलिए अन्य विशिष्ट बालकों की भांति प्रतिभाशाली बालक को सामान्य शिक्षा के अनुरूप बनाने के स्थान पर शिक्षा को उसके अनुरूप बनाने की आवश्यकता होती है। प्रतिभाशाली बालक के लिए शिक्षा की योजना निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए। उच्च स्तरीय ज्ञान योग्यताओं के विस्तार हेतु, विशिष्ट प्रतिभाओं के पूर्ण विकास हेतु, उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों के व्यवहारिक एवं व्यापकता हेतु, विश्लेषणात्मक विचारशीलता विकास हेतु, उनकी असाधारण इच्छाओं एवं आकांक्षाओं की प्राप्ति के साधन जुटाना और उनके प्रति अति सावधान रहना, उनकी जिज्ञासात्मक प्रवृत्ति को संतुलन करने का प्रयास करना, उनकी सृजनात्मक एवं क्रियात्मक शक्तियों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था। अगर ये प्रश्न इस तरह से आ जाए कि विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था लिखिए, तभी आप ये लिख सकते हैं, विशिष्ट बालकों को उपयुक्त शिक्षा व्यवस्था एक दुरूह कार्य है, परंतु परिस्थितियों के विशिष्ट बालकों हेतु उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था एक दुरूह कार्य है, परंतु परिस्थितियों की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान करने हेतु मुख्य रूप से 3 प्रणालियां अपनाई जाती हैं: प्रभावक एवं उपयुक्त शिक्षा, संवर्धित पाठ्यक्रम, विशिष्ट विद्यालय एवं कक्षाएं। ये आप देख लीजिए ठीक से। स्पीड कम करके भी आप इसको देख लीजिएगा अगर सही से ना देख पाएँ तो। समाज के सीमांत हाशिए के वर्ग में असमानता को संक्षेप में समझाइए। आर्थिक सामाजिक असमानता से आप क्या समझते हैं? यह विकास में किस प्रकार बाधक है? समाज के सीमांत हाशिए के वर्ग में असमानता का तात्पर्य असमान होने की स्थिति, व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच समानता का अभाव है, जैसे विस्तार, मात्रा, भौतिक गुणों से संबंधित तथ्यों, प्रतिष्ठा स्तर या परिस्थितियों से संबंधित असमानता, धन संपत्ति, मान सम्मान, श्रेष्ठता और शक्ति से संबंधित असमानता, उच्चता निम्नता की धारणा, जातीयता की भावना, वर्ग से संबंधित असमानता आदि आर्थिक सामाजिक असमानता के रूप में विद्यमान है। आधुनिक विश्व में महान विरोधाभास यह है कि प्रत्येक स्थान पर मनुष्य स्वयं को समानता का समर्थक मानता है और प्रत्येक जगह पर वह अपने जीवन तथा दूसरों के जीवन में असमानता का ही सामना करता है। इस प्रकार मानवता एक अच्छा आदर्श और असमानता को एक प्रत्यक्ष यथार्थ कहा जा सकता है। आज के प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में समस्त मानव को समानता का अधिकार और सुविधाएं प्रदान की गई हैं। आज के प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में समस्त मानव को समानता का अधिकार और सुविधाएं प्रदान की गई हैं, यहाँ तक कि बिना किसी जातीय, धार्मिक और लिंगीय भेदभाव के सभी को समानता के आधार पर सामाजिक न्याय देने की बात कही जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से वर्तमान समाज का आदर्श समानता है, किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से आज आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, न्यायिक और लिंगीय असमानता की धारणा व्याप्त है। आज सभी सामाजिक व्यवस्थाओं में असमानताएं हैं, चाहे लोकतांत्रिक देश हो या साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था हो, दोनों में ही आर्थिक और सामाजिक असमानताएं व्याप्त हैं। यह कहना अति संयुक्तिपूर्ण ना होगा कि संपूर्ण समाजवादी समाज का विचार मात्र कोरी समस्त सामाजिक व्यवस्थाएं दोहरे मापदंड रखती हैं। और एक ओर समानतावादी विचारधारा का प्रतिपादन और दूसरी ओर असमानता का उत्पादन। सारोकिन का यह विचार है कि आज तक किसी समाज में व्यक्तियों की वास्तविक समानता प्रकट नहीं हुई है, जहां सभी सदस्यों का समान भाव हो, समान स्थिति हो और समान व्यवहार हो। सोरोकिन का यह कथन भी है कि वास्तविक समानता आज भी एक कल्पना है जो कभी प्राप्त नहीं हुई। वास्तव में आर्थिक तथा सामाजिक असमानता की उत्पत्ति के कारण पर यदि विचार किया जाए तो ज्ञात होता है कि इनके अनेक स्रोत हैं, जैसे प्राकृतिक विभिन्नताएं, निजी संपत्ति की धारणा, युद्धों का होना, श्रम विभाजन और विशेषीकरण की धारणा, प्रकार्यात्मक आवश्यकता, आदर्श अभिमत और शक्ति की अवधारणा आदि के परिणाम स्वरूप ही समाज में आर्थिक तथा समाजवादी असमानता बढ़ी है। फॉलबैक ने कहा है कि युद्ध और विजय, धन का असमान वितरण, पूंजी और श्रम तथा श्रम विभाजन ही सामाजिक आर्थिक असमानता के मूल स्रोत कहे जा सकते हैं। निजी संपत्ति की धारणा ने सभी समाजों में अमीर गरीब को निजी संपत्ति की धारणा ने सदैव सभी समाजों में अमीर गरीब की धारणा को जन्म दिया है, ऊंच नीच की भावना को विकसित किया है और यह धन संपत्ति ही वास्तव में सामाजिक असमानताओं का मूल कारण माना जाता है। मनुष्य की आवश्यकता या प्राकार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर भी तथा शक्ति और समृद्धि ने भी समाज में विषमता को जन्म दिया है। इस प्रकार प्रत्येक समाज में असमानता व्याप्त है। आदर्शवादी विचारक प्लेटो ने सामाजिक न्याय को आधार मानकर मानवीय गुणों के संदर्भ में प्राकृतिक असमानता को सामाजिक असमानता का उल्लेख किया है। रूसो ने भी असमानता
के दो भिन्न प्रकारों का उल्लेख किया है, प्राकृतिक या भौतिक असमानता और नैतिक असमानता। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को समान अवसर देने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कौन सी सिफारिश की गई थी? या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक उन्नयन हेतु कौन कौन से सुझाव दिए गए थे? देश के सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, संप्रदाय, क्षेत्र, स्थिति या लिंग से संबंधित हो, समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। सभी को समान शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर किस प्रकार प्राप्त हो, इसे ध्यान देने हेतु नीति 1986 में उन क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है जिन्हें शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं है। अनुसूचित जाति शिक्षा नीति 1986 में अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था पर जोर दिया गया। भारतवर्ष में अगर समग्र रूप से देखें तो पाते हैं कि अनुसूचित जाति का एक विशाल समुदाय है और यह विशाल समुदाय सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से ग्रसित है। भारतवर्ष में 1981 में जो जनगणना हुई उसके अनुसार अनुसूचित जाति की शैक्षिक उपलब्धियां अन्य जातियों की अपेक्षा लगभग आधी हैं। इसीलिए इनके शैक्षिक उन्नयन के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। जहां तक अनुसूचित जाति की महिलाओं का प्रश्न है, उनकी स्थिति और भी दयनीय है। उनके लिए अग्रलिखित उपाय किए जाएं। अनुसूचित जाति के बच्चों और बच्चियों को नामांकन में विशेष सुविधा दी जाए। जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों का बाहुल्य है, विशेषकर वहाँ स्कूल खोले जाएं। इनको शिक्षा के उच्च स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। अनुसूचित जाति के बच्चों को अधिक से अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाए। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाए। जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, ऐसे बच्चों के लिए निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। निर्धन परिवारों में विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। अनुसूचित जाति के शिक्षकों की नियुक्ति को विशेष प्राथमिकता दी जाए। जिला केंद्रों पर अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए विशेष छात्रावास बनाए जाएं, जिनमें खाने और रहने की व्यवस्था निःशुल्क होनी चाहिए। विद्यालय भवन या प्रौढ़ शिक्षा केंद्र ऐसे स्थान पर बनाने को प्राथमिकता दी जाए जहां पर आने जाने की सुविधा हो। अनुसूचित जातियों के लिए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजनाएं चलाई जाएं। अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा शिक्षा नीति 1986 में अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की गई। आदिवासी इलाके में प्राथमिक विद्यालय खोलने को प्राथमिकता दी जाए। अनुसूचित जनजातियों के लिए उनके रहने और तौर तरीकों और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनके लिए शिक्षा योजना बनाई जाए। अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए जाएँ और इनके लिए विशेष पाठ्यक्रम बनाया जाए। इनकी सांस्कृतिक विशेषताओं को विलुप्त होने से बचाया जाए। आदिवासी इलाकों में बड़ी मात्रा में आवासीय विद्यालय एवं आश्रयालय बनाए जाएं, आश्रयशाला खोली जाएं। आदिवासी क्षेत्रों में अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले जाएं। शिक्षित एवं प्रभावशाली अनुसूचित जनजाति के नवयुवकों को विशेष प्रशिक्षण। आदिवासी इलाकों में बड़ी मात्रा में आवासीय विद्यालय तथा आश्रयशालाएं खोली जाएं। आदिवासी क्षेत्रों में अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले जाएं। शिक्षित एवं प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजाति के युवकों को विशेष प्रशिक्षण देकर अपने क्षेत्र में शिक्षा देने का कार्य सौंपा जाए। आदिवासी नवयुवकों की प्रतिभा का पता लगाकर उनकी प्रतिभाओं को खोलने हेतु प्रयास किए जाएं। इनके लिए विशेष उपचारात्मक पाठ्यचर्या तथा अन्य कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों व जनजातियों की अवसरों की समानता के लिए शैक्षिक साधनों एवं प्रयासों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के अवसरों को समान रखने के लिए निम्नलिखित शैक्षिक साधन उपलब्ध कराए गए हैं एवं सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास भी किए गए हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए हाई स्कूल परीक्षा के पश्चात छात्रवृत्ति। देखते चलिए आप लोग। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए कोचिंग और अन्य कार्यक्रम। अनुसंधान और प्रशिक्षण पढ़ते जाइएगा आप लोग। अनुसूचित जाति की बालिकाओं के छात्रावास योजना। अनुसूचित जातियों की बालिकाओं के लिए छात्रावास योजना। अनुसूचित जातियों जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक बैंक योजना। हाई स्कूल कक्षा से पहले छात्रवृत्तियां।
अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य विद्यार्थियों के लिए राष्ट्र स्तर की विदेशी छात्रवृत्तियां। इसके बाद है अगली इकाई विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ये मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगी, चूँकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा अगर यहीं पे हमने इसको करा दिया तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।